हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं हम आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी जितने भी 2018 में एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब अभी से पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं साइंस का। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर। इसका प्लेलिस्ट आपको इसका जो है सो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से देख सकते हैं। जैसे आज हम आपको करवाने वाले हैं 17/9/2018 का शिफ्ट सेकंड का। इसके पहले वाले सेशन में हम फर्स्ट शिफ्ट करवाए थे। तो इसी तरह से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2018 में ग्रुप डी का उसका आज पूरा विश्लेषण करेंगे, मतलब सेकंड शिफ्ट का। और ऐसे करते करते हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, मछलियों के हृदय में कितनी, पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आपको आंसर बताना है कि मछलियों के कक्ष में कितने हृदय होते हैं, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4। मछलियों के जो हृदय होते हैं उसमें 4 कक्ष होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हृदय को इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, कोई अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो। आइए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर बनाने में आसानी होती है। यहाँ पे पत्तर का मतलब आप समझो पतली चादर। क्या? पतली चादर। तो धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर बनाने में आसानी होता है, आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी आधातवर्धनीयता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। तो इसके वजह से आधातवर्धनीयता की वजह से यानी डक्टिलिटी की वजह से हम किसी भी धातु का, किसी भी मेटल का क्या करते हैं? पत्तर बनाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन। क्या? जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है और ब्रोमीन है के परमाणुओं में, इनके जो परमाणु है उनमें कितनी कक्षाएं होती है? कितनी कक्षाएं होती है मतलब कितने इसमें सेल होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 4 सेल। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, परमाणुओं के भीतर, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? जैसे मान लो ये आपका परमाणु है, इसी के अंदर न्यूट्रॉन है, यहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन के द्वारा, इसी में प्रोटॉन भी रहता है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फोर्स, NUCLEIR, शायद यही होता है स्पेलिंग, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है यानी नाभिकीय बल कहलाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किसी लवण, लवण को आप इंग्लिश में बोल सकते हो साल्ट। ठीक है, किसी लवण का जलीय विलयन यानी कि इसका वाटर सॉल्यूशन, इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हो वाटर सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन में आपको बताना है अमोनियम क्लोराइड का या सोडियम कार्बोनेट का या सोडियम क्लोराइड का या सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कौन से उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाते हैं? उत्तक आपको पता होगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। उत्तक क्या होता है? जैसे कोई एक प्रकार का एलिमेंट, कोई एक प्रकार का सेल मिलके कोई बड़े चीज़ को निर्माण कर देता है, उसे उत्तक बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका पेड़ है, तो इस पेड़ के अंदर जो आप देखते हो बाहर में ये सब कठोर कठोर भाग जो देखते हो, कठोर कठोर भाग जिससे पेड़ काटने के समय उसको उखाड़ दिया जाता है, तो ये किसी उत्तक के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि उत्तक, कौन से उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्क्लेरेनकाइमा।
स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक है वो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाते हैं। इसी में आपका है तो एक कोलेनकाइमा है तो उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देता है, इसका काम है पौधों को सॉफ्ट करना। इसी में आपका जाइलम का क्या काम होता है, तो जाइलम का काम होता है पानी को ले जाना, पानी को पूरा ट्रांसपोर्ट करना हर जगह। और यहीं पे आपको एक चीज़ और पूछ देता ऑप्शन में, फ्लोएम रहता, तो फ्लोएम का काम होता है इसका भोजन को हर जगह ट्रांसफ़र करना पौधों के अंदर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक, क्या प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्या भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक का काम होता है। अब आपको पूछेगा कि प्लेसेंटा ऊतक महिलाएं में पाया जाता है या पुरुषों में पाया जाता है? तो भ्रूण आप जैसे यहाँ पे देख लें तो भ्रूण क्या, मनुष्य के भ्रूण क्या मतलब मानव के अंदर में कहिएगा तो मेल के अंदर रहता है कि फीमेल के अंदर रहता है? तो भ्रूण किसके अंदर रहता है? फीमेल के अंदर रहता है, मतलब महिलाएं के अंदर रहता है। तो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लेसेंटा ऊतक किस में पाया जाता है, आपको कहेगा स्त्री में या पुरुष में, तो आपको आंसर मारना है स्त्री में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता। रक्त में शर्करा, शर्करा इसको इंग्लिश में बोलते हैं शुगर, रक्त को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। ठीक है, तो रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा लगता है? कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स। तो किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो आपको आंसर बताना है क्या होगा, अग्नाशय होगा या गुर्दा होगा या यकृत होगा या अग्नाशय, फिर अग्नाशय डबल हो गया तो आपको इसको काट देना है, ऑप्शन नंबर 1 ही मारना है। अगर कहीं ऑप्शन में 2 सेम मिल जाए तो जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसी को मारना होता है। तो देखिए रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। बोलता है जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है? आपको सबसे पहले इसको फिगर से आपको समझ में आएगा। मान लो ये आपका गिलास है, गिलास के ऊपर बोल रहा है कि एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का, इस पर मान लो कोई कार्ड है, ये मान लो कार्ड है और इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ, ये आपका गिलास है पानी से भरा हुआ समझ लीजिए आप। तो बोल रहा है कि इसको अगर बोलता है कि उस पर सिक्का, अगर इसको ये जो आपको कार्ड यहाँ दिख रहा है, इस कार्ड को अगर धक्का कोई आदमी इधर से देता है तो ये जो आपको सिक्का दिख रहा है, ये सिक्का नीचे पानी की ओर गिर जाता है। तो यह किस कथन को व्याख्यायित करता है? तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है, ये आपका एनर्सिया का नियम को व्याख्यायित करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। किसको? एनर्सिया। एनर्सिया क्या बोलता है? न्यूटन के फर्स्ट नियम को एनर्सिया का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये जड़त्व क्या बोलता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहेगा, अगर वो वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगा। तो देखो इसको अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको अगर कोई धक्का मार रहा है तो ये तो अपना इधर पोजीशन बना लेगा, लेकिन इसके ऊपर जो सिक्का है ये विराम अवस्था में, और ये विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो विराम अवस्था में भी ये इस कार्ड के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ये कार्ड यहाँ से साइड हो जाएगा तो ये क्या नीचे नहीं गिर जाएगा, क्योंकि ये विराम अवस्था में रहना चाहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा जड़त्व का नियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो 1/6 होता है। जैसे अगर भार आपका पृथ्वी पर मान लो आपका भार है 6 न्यूटन, तो यही आपका चंद्रमा पर जाके हो जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि देखो 6 न्यूटन आपका यहाँ पे है, लेकिन चंद्रमा पर जाके कितना न्यूटन हो जाता है? 1/6 हो जाता है। तो इसको 1/6 से भागा देंगे तो 6 से 6 कटेगा तो कितना बचेगा? आपका 1 न्यूटन बचेगा। यहाँ पे अगर आपका भार है 12 न्यूटन तो चंद्रमा पे जाके आपका भार हो जाएगा 2 न्यूटन। कैसे होगा? 12 न्यूटन है आपको चंद्रमा पर जाके, इसका आपका 1/6 हो जाता है, तो 1/6 से भागा देंगे और 6 से यहाँ 2 को भागा देंगे तो आपका 2 न्यूटन बच जाएगा। तो कोई भी वस्तु का अगर पृथ्वी पे भार जितना रहता है उसका 1/6
1/6 पार्ट हो जाता है चंद्रमा पर जाके उसका भार, यानी मून पे जाके उसका भार। ठीक है, और ये है लास्ट क्वेश्चन साइंस का जो एग्जाम में पूछा गया था रेलवे का। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है बेकिंग सोडा या नींबू के रस या सिरका या दूध। तो इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10 टाइम H2O होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का ये फार्मूला होता है। और मधुमक्खी का डंक, जैसे मधुमक्खी के डंक में आपको बोलेगा तो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पाया जाता है उसमें फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये है एसिड, और ये आपको जो बेकिंग सोडा देख रहा है ये है बेस। अगर एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल करने का काम करता है। तो मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, मतलब वो पाया जाता है आपका कह सकते हो अम्ल। और ये जो बेकिंग सोडा है ये है आपका क्षार। अम्ल और क्षार को अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वो न्यूट्रल करने का काम करेगा। तो विष जो मधुमक्खी को काटने से मनुष्य को होता है वो विष कम हो जाता है। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको समझ में आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको इसकी ज़रूरत है उसे आप शेयर कीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको किस तरह की समस्याएं हो रही है, उसका हम समाधान करने के लिए तत्पर यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप ऐश करते रहिए।